नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कोशिका का परिचय प्राप्त किया। आज हम जानेंगे कोशिका के संरचनात्मक संगठन के बारे में, यानी कोशिका किससे बनी होती है और उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। यदि कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से किया जाए तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण अवश्य मिलेंगे। प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप और कोशिका की बाहरी पर्यावरण से होने वाली क्रियाएं इन्हीं तीनों गुणों के कारण संभव होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन व लिपिड से निर्मित होती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली की रचना को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। कोशिका झिल्ली लचीली होती है। इसके लचीले होने के कारण ही एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा गति कर सकता है और भोजन ग्रहण कर सकता है। अमीबा में भोजन ग्रहण करने की क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, अर्थात यह कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है और कुछ की गति को रोकती भी है। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। पदार्थ कोशिका के अंदर या बाहर कैसे आते जाते हैं, इसे समझने के लिए हमें विसरण और परासरण को समझना होगा। पहले जानते हैं हम विसरण के बारे में। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा ही आते जाते हैं। जैसे किसी कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन आवश्यक होता है, क्योंकि यह कोशिकीय अपशिष्ट है। जब कोशिका में CO2 की सांद्रता अधिक और बाहरी पर्यावरण में इसकी सांद्रता कम होती है तो यह विसरण क्रिया द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करती है, यानी बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार यदि कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता बाह्य पर्यावरण से कम हो तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में प्रवेश कर जाती है, यानी कोशिका और बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम जानेंगे परासरण के बारे में। जब जल विसरण के नियमों के अनुसार कोशिका झिल्ली के अंदर या बाहर आता जाता है तो क्रिया परासरण कहलाती है। यानी परासरण क्रिया में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर चले जाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यदि कोशिका तनु विलयन वाले माध्यम में है, यानी जल की मात्रा कोशिका के भीतर कम है और कोशिका के बाहर जल की सांद्रता ज्यादा है, ऐसी स्थिति में जल परासरण विधि से भीतर प्रवेश करेगा और ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इस स्थिति में जल प्रवेश करने वाले जल में के भीतर प्रवेश करने वाले जल की मात्रा जो है वो अधिक होती है। इससे कोशिका फूल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी की एक और प्रक्रिया की। यदि कोशिका ऐसी परिस्थिति में है कि बाहर वाला विलयन कोशिका के भीतरी घोल से अधिक सांद्र है, यानी कोशिका के भीतर जल की मात्रा अधिक है और बाहर जल की मात्रा कम है, तो जल परासरण क्रिया द्वारा कोशिका से बाहर आएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में भी जल का आवागमन तो झिल्ली के दोनों तरफ होता है, लेकिन कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा अधिक होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में कोशिका
सिकुड़ जाती है। यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जहां जल की सांद्रता कोशिका के भीतर और बाहर बिल्कुल समान है, ऐसी स्थिति में कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, यानी जितना जल कोशिका में प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने जाना कि परासरण विसरण की ही एक विशिष्ट विधि है जिसमें जल वर्णात्मक झिल्ली से होकर गति करता है। हम किशमिश या खुबानी को जल में या चीनी के हल्के घोल में या चीनी के सांद्र घोल में रखकर ऐसा ही क्रियाकलाप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।